हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 6.6 जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है। इसी को फर्दर प्रोसीड करेंगे। इसके जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10 रह गए थे वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 डिस्कस करने से पहले ये बता दूं, ये दो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर ये दो क्वेश्चन आप खुद कर लेते, अगर ये दो क्वेश्चन आपने खुद कर लिए हैं तो इसका मतलब है कि आपको पूरी एक्सरसाइज सही से समझ में आ गई है। पूरे एक्सरसाइज के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इन दो क्वेश्चन में सभी इंक्लूड है। तो ये क्वेश्चन मतलब पूरे चैप्टर में, एक्सरसाइज में नहीं पूरे चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट है सब इनमें इंक्लूड है। अगर वो आ गए हैं आपको ये दो क्वेश्चन तो पूरे कंसेप्ट आपको आते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बहुत ही कंसेप्चुअली क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा भी है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना। इसके सारे कंसेप्ट उसमें इंक्लूड है। इसके अलावा अगर आपने बीपीटी थ्योरम, रिवर्स ऑफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम नहीं देखा तो उनको पहले देख लें ताकि इसको आसानी से समझ सकें, क्योंकि उनका आना इनके लिए क्वेश्चन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरा नाम है नीरज जी, आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो यह है क्वेश्चन नंबर 9, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इन फिगर 6.63 ये वाला फिगर है वो। D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC such that BD upon CD is equal to AB upon AC is equal to AB upon AC. Prove that AD is the bisector of angle BAC। तो ये लाइन जो है AD ये बाइसेक्टर है, इसकी ये प्रूफ करना है। और क्या क्या दिया हुआ है कि D एक पॉइंट है और BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AC। तो ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें क्या करना है, एक्सटेंड या एक्सटेंड लिखो, जो भी होता है। एक्सटेंड BA फ्रॉम A to P, from A to P such that AP is equal to AD, नहीं AC। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, ये जो लाइन है BA इसको एक्सटेंड करना है, BA को एक्सटेंड करना है और इससे इतना डिस्टेंस चलना है जितना AC का डिस्टेंस है। तो इसको मेजर करके ऐसे 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 कर लो। तो यहाँ पे ये बन जाएगा A से C, ये बन जाएगा पॉइंट P। ठीक है, सॉरी P बन जाएगा, ये बन जाएगा पॉइंट P। उसके बाद क्या करना है, जॉइन C एंड P, C और P को ज्वाइन कर दो यहां से। ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया हमने। अब यहां पे देखो जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये और ये बराबर हैं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना है। ठीक है, तो ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल बना है, क्योंकि अब हमने कंस्ट्रक्शन ऐसे किया, ये बराबर ये, तो ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। उसके बाद क्या करना है, अब देखो इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, ये जो इस लाइन को बनाने के बाद, ज्वाइन करने के बाद
अब देखो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम अगर याद हो किसी को तो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम लगेगा। अब तो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम लगेगा कैसे वो देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पे बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। देखो तो इन ट्रायंगल पीबीसी, ट्रायंगल पीबीसी में देखो बी डी अपॉन सी डी यानी कि ये वाली साइड इज इक्वल टू बी ए या बी ए बी अपॉन बी ए सी, ए बी अपॉन ए सी। और हमने ए पी इज इक्वल टू ए सी बनाया है। देखो ए पी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस ए पी की ए सी की जगह ए पी रख देना है। तो बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए पी, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल में चाहिए। फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहां पे हमने लिया ही कुछ ऐसा है, ठीक है। तो हमने शुरू में लाइन कैसे बनाई थी, ए पी इज इक्वल टू ए सी। तो इसको चाहो तो ऐसे लिख दो ए पी इज इक्वल टू ए सी और इसको डाल लो 1। अगर इसको 1 डालो तो यहां पे लिख सकते हो फ्रॉम 1, ठीक है। ये रहेगा, ये मतलब ये इसकी वजह से यहाँ पे ए सी को रिप्लेस कर दिया है ए पी से, ठीक है। अब देखो बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी या सी डी, ये तो लाइन एक ही बात है। बी डी अपॉन सी डी, ये साइड प्रोपोर्शनल है और ये दूसरी साइड की प्रोपोर्शनल है। बी ए अपॉन ए पी लिया हमने, या ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए पी, और ये बी डी अपॉन सी डी। ये दोनों साइड इनका रेशियो, इन दोनों साइड का रेशियो इक्वल है इन दोनों साइड के रेशियो के। तो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम से अगर कोई लाइन यानी कि लाइन जो एडी है वो किसी ट्रायंगल के दो साइडों को अगर बराबर रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो उसकी थर्ड लाइन के पैरेलल होगी, ठीक है। ये मैंने करवाया था कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम, ठीक है। तो अब क्या यहाँ पे लिखना है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, ए डी इज पैरेलल टू पी सी या सी पी, जो भी लिखना चाहो, बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का जो कन्वर्ज किया था हमने उसमें ये पढ़ा था, ठीक है। कि एक तो ये था कि अगर इस लाइन के थर्ड लाइन के पैरेलल कोई लाइन खींचे तो दो बाकी जो साइड है उनको दो बराबर पार्ट में, वो बराबर में नहीं बराबर रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूं तो इसका ये अपॉन ये और ये अपॉन ये बराबर होगा। ऐसे ही से हम कन्वर्ज ऑफ बीपीटी में प्रूव क्या करा था कि ये लाइन अगर बराबर रेशियो में डिवाइड करे दो लाइनों को तो वो थर्ड लाइन के पैरेलल होगी, ठीक है। ये चेक भी कर सकते हो आप, ठीक है। और अगर जिसको बीपीटी थ्योरम नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में लगी हुई होगी, मैंने बीपीटी थ्योरम करवाया है चैप्टर की स्टार्टिंग में और कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम भी करवाया, तो वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल एडी इज पैरेलल टू पीसी, वहां पे सही से समझाया कन्वर्ज ऑफ थ्योरम। अब ये पैरेलल हो गई है, तो अब देखो पैरेलल लाइंस में क्या होता है, अल्टरनेटिव एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। तो अब यहां से देखो एंगल CAD या DAC लिख लो, DAC इज इक्वल टू एंगल ACD। देखो CAD या DAC, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये जो है अल्टरनेटिव एंगल हो गए, ठीक है। तो ये एंगल बराबर हो जाएगा किसके, PCA लिख लो या PCA, जो भी लिखना चाहो, ACP लिख लो या PCA लिख लो। उसके बाद क्या है, जब ये अल्टरनेटिव एंगल्स लिख दो, अल्टरनेटिव एंगल पैरेलल तो हम बता ही चुके हैं कि ये पैरेलल है, ठीक है।
ये अल्टरनेटिव एंगल हो गए। उसके बाद क्रॉसपोंडिंग एंगल भी बराबर होते हैं। तो ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये अगर इनको ऐसे करके देखोगे तो यहाँ वाला एंगल, यहाँ वाला एंगल, इसको ट्रांसवर्स मानोगे ए बी को, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल हो जाएंगे। ठीक है, इसमें ट्रांसवर्स ए सी को मान रहे थे, इसमें ट्रांसवर्स ए पी को मानना है, तो ये और ये एंगल बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख दो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल क्या है ये एंगल बी पी ए पी सी, बी ए पी जो भी लिखना है, चाहे तो ए पी सी लिख दो चाहे तो बी पी सी लिख दो, एंगल ए पी सी। तो ये लिख दो यहाँ पे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे भी चाहो तो एंगल्स लिख दो। ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। अब हमने क्या लिखा था, ठीक है, अब यहां पे लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, उसके बाद मिटाऊंगा। बिकॉज AP इज इक्वल टू AC फ्रॉम 1, या कंस्ट्रक्शन जो भी लिखना चाहो, फ्रॉम 1, इट इंप्लाइज दैट एंगल APC इज इक्वल टू एंगल PCA। अब 1 तो इसको डाल दिया, अगर इसको 1 डाल चुके हो तो इसको सेकंड डाल लेना, और इसको थर्ड डाल लेना, और इसको फोर्थ डाल लेना, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ठीक है, एक बार मैं समझा देता हूं पहले ही क्या हम करने वाले हैं। तो ये देखो यहाँ पे PCA इज इक्वल टू DAC और PCA इज इक्वल टू APC और APC इज इक्वल टू BAD। तो ये चारों एंगल बराबर हो जाएंगे, और चारों एंगल जब बराबर हो जाएंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। जब ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, 2 बराबर पार्ट्स में बांट रही है। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, नोट कर लो, और जिसने बिल्कुल भी नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 1 2 3 4 5 6। मैं जा रही हूँ, सुबह में फोन आया तो कह दिया मेरी मम्मी निकल गई, इसे जिसे रख। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब देखते क्या करना है। यहाँ पे बता तो चुका ही हूं मैं। अब लिखो फ्रॉम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकेंड से, सेकेंड का लिखो एंगल BAC इज इक्वल टू PCA। ठीक है, उसके बाद थर्ड से लिखो, थर्ड से इसको PCA नहीं लिखोगे। अब PCA किसके बराबर है, PCA APC के बराबर है। फोर्थ से PCA इज इक्वल टू APC। अब APC किसके बराबर है, थर्ड से BAD। इस तरीके से BAC, PCA, APC, BAD इक्वल है। तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, फर्स्ट का और लास्ट का। एंगल DAC इज इक्वल टू BAD, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAD। अब
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये एडी बाइसेक्ट कर रही है। सो नाउ इसका मतलब क्या है? ये बाइसेक्ट कर रही है, दो बराबर पार्ट में बांट रही है, मतलब बाइसेक्ट कर रही है एंगल BAC को। सो नाउ वी कैन से AD बाइसेक्ट एंगल BAC। ठीक है, बराबर पार्ट में बांट रही है इसको, मतलब बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो हैंड। तो जिसको नोट करना है नोट कर लो, और फिर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। तो अब डिस्कस कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो जिसके पास बुक नहीं है वो इसको नोट कर लो। मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, एक ही बार में पूरा बोर्ड फिल हो जाता और फिर सॉल्व करवाने के लिए दोबारा मिटाना पड़ता, इसलिए ऐसे ही लगा दिया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद डायग्राम जो उसको बना लेता हूँ मैं। कुछ ऐसा बना हुआ है कि यहाँ पे ये नजीमा, ठीक है, क्वेश्चन अगर पढ़ के एक बार मैं बताऊंगा डायग्राम बनाने के बाद। ये कुछ वाटर फ्लो हो रहा है, इसमें यहाँ से ये पकड़ रखा है रोड, ठीक है, और ये इसकी स्ट्रिंग है। ठीक है, ऐसे। अब क्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ दे रखी है वो हमें दे रखी है। चलो मैं पढ़ के बताता रहूँगा, पहले पूरा डायग्राम बना देता हूँ। 1.8 मीटर ये जो डिस्टेंस दे रखा है, ये 2.4 मीटर, और ये जो दे रखा है 1.2 मीटर। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या क्वेश्चन में। तो कैमरा गिर गया था, बाकी एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्या मैं कह रहा था कि ये डायग्राम है जो बना हुआ है, उसको बनाने की कोशिश करी है मैंने। और इसके अलावा क्वेश्चन में क्या है, नजीमा इज फ्लाई फिशिंग इन अ स्ट्रीम। तो स्ट्रीम मतलब ये जो पानी बह रहा है, और फ्लाई फिशिंग मतलब यहाँ पे फ्लाई होगी और उससे फिशिंग कर रही है। फिश जो आएगी इसमें इसको खाएगी तो यहाँ पे फंस जाएगी। ठीक है, फ्लाई फिशिंग, तो फ्लाई है ये यहाँ पे। ठीक है, द टिप ऑफ हर फिशिंग रोड इज 1.8 मीटर अबव द सरफेस। तो 1.8 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर, ये जो है टिप ऑफ रोड है। ये जो है ये रोड है और ये रोड की टिप है। ठीक है, फिशिंग 1.8 अबव द सरफेस ऑफ वाटर। द फ्लाई एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग रेस्ट ऑन द वाटर 3.6 मीटर अवे। ठीक है, तो उसके अलावा एंड स्ट्रिंग के एंड पे क्या है, फ्लाई है। ठीक है, जैसे बताया मैंने पहले, और टोटल मिला के कितना दूर है इससे, नजीमा से 3.6 मीटर। तो इन दोनों को मिला के 3.6 मीटर आ जाएगा। उसके बाद एंड 2.4 मीटर फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अंडर डिप ऑफ द रोड। और उसके अलावा 2.4 मीटर दूर है रोड के टिप से। ठीक है, टिप ऑफ द रोड। एज्यूमिंग दैट हर स्ट्रिंग इज टॉट, स्ट्रिंग टॉट है मतलब लूज नहीं है, तो स्ट्रिंग की टोटल लेंथ जो है वो यही है, और मुड़ी तुड़ी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। हाउ मच स्ट्रिंग डज सी हैव आउट, तो इसकी स्ट्रिंग कितनी लंबी है वो। 1 मिनट शायद हिल गया कैमरा, दोबारा से थोड़ा सा 1 मिनट सही कर लेता हूँ इसको। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब
ये सबसे पहले तो स्ट्रिंग इसकी कितनी लंबी है, तो उसके लिए क्या करते हैं, लेट ड्रॉ अ ट्राइंगल, लेट ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC। ABC एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, तो उसको कर लेते हैं ड्रॉ। ये इतना, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये इसका ट्रायंगल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो ये कुछ ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। इसको दे देते ABC, ठीक है, ABC, ये ट्रायंगल बना लिया हमने। उसके बाद ड्रॉ है ट्रायंगल ABC, ठीक है, वेयर, यू से लिख दिया कोई बात नहीं, वेयर AB इज डिस्टेंस बिटवीन टिप ऑफ रॉड एंड सरफेस ऑफ वाटर, वाटर सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो AB है। AC, सॉरी, AB की बात लिखते हैं BC, BC इज डिस्टेंस, BC इज डिस्टेंस बिटवीन fly and distance between, क्या है ये 2.4, ठीक है, fly and tip of rod, tip of rod, ठीक है, यहाँ से लिख दो BC इज द हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे वाला डिस्टेंस, इसको नहीं गिनेंगे, ऐसे हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस, क्या हॉरिजॉन्टल का, ये वर्टिकली डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस, दिस इज अ वर्टिकली डिस्टेंस बिटवीन, ये है वर्टिकली डिस्टेंस बिटवीन fly and tip of rod, टिप ऑफ रॉड के बीच का ये डिस्टेंस है। और लास्ट में क्या लिख देते हैं, AC इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, AC इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब AC ही हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ, ठीक है। टू फाइंड AC, टू फाइंड लेंथ, we want to find AC, ठीक है। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम से, ये पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद AC स्क्वायर हमें निकालना है, इसको AB स्क्वायर हमें पता है, AB की वैल्यू क्या थी, यहाँ से लेके इस पॉइंट को B माना हमने, तो ये हो जाएगी 2.4, सेम इसको माना 1.8 हो जाएगी ये, तो ये हो जाएगी ये भी 2.4 का स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर, यानी कि 1.8 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखते हैं, 24 का स्क्वायर निकालना तो 24 का निकाल लो, फिर 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब 24 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 ×
7 और 5, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर करके देखना चाहो तो एक बार करके देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, शायद ये इसका हो जाएगा ठीक है, ये हो जाएगा 324। ठीक है, तो इसके यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट, इसके यहाँ पे भी 2 के बाद पॉइंट, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा 9.00। AC स्क्वायर इक्वल टू 9.0, AC इज इक्वल टू √9 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ AC इज इक्वल टू 3, यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 3। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमने इसका सॉल्व कर दिया। द स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, कितनी आउट है, 3। उसके बाद इफ सी पुल द स्ट्रिंग एट रेट ऑफ 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ लाइट फ्रॉम अर्थ आफ्टर 12 सेकेंड। तो ये अगर पहले इसको मिटा देता हूँ, जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर लो, आगे फिर समझाता हूँ। 1 2 3 4 5 6, तो इसको देता हूँ मिटा। ठीक है, जिस चीज की जरूरत थी वो हमने साइड में लिखी ली है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर स्ट्रिंग को 5 मीटर पर सेकेंड 5 सेंटीमीटर के स्पीड से वो खींचती है अपनी तरफ, तो यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करो। ये स्ट्रिंग अगर वो ये खींचती है यहाँ से, यहाँ पे गोला सा होता है, अगर किसी ने टीचिंग करी हो, मैंने तो कभी करी नहीं है पर फिर भी मैंने देख लिया था ये वो सिस्टम क्या है। तो यहाँ पे गोला सा होता है, गोले में रस्सी होती है, तो ये यहाँ से उसको एक चकली सी होती है, ऐसे घुमा के खींच लेते हैं। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से खींच लिया तो एक बात गौर करने लायक है। तो स्ट्रिंग ऐसा नहीं कि ऊपर की तरफ चली जाएगी, क्योंकि स्ट्रिंग पे फ्लाइट है और वो डीप ही रहेगी, तो वो ऐसे बढ़ना शुरू करेगी। तो इस तरीके से ऐसे एक लेंथ आ जाएगी, ऐसे एक लेंथ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ ठीक है, इस तरीके से ये आगे आ जाएगी, पर ये डीप ही रहेगी। ठीक है, और ये डिस्टेंस भी इतना ही रहेगा, रस्सी की स्ट्रिंग कम हो जाएगी, स्ट्रिंग कम होने की वजह से ये डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो वो हमसे क्या पूछ रहा है, ये डिस्टेंस क्या होगा 12 सेकंड के बाद। यहाँ से कुछ ये इधर आ जाएगी और ये इधर आ जाएगी, तो 12 सेकंड बाद क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं। आफ्टर 12 सेकंड, आफ्टर 12 सेकंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, 12 सेकंड बाद स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, 3 थी, उसमें से माइनस कर देंगे 12 इंटू 5। इसको 1 मिनट पहले अलग ही सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले कितनी कम होगी वो सॉल्व कर लेते हैं। वो उसको क्या करेंगे, 12 इंटू 5 सेंटीमीटर, 12 इंटू 5 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। 12 सेकंड तक खींचेगी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। उसके बाद ये जो 60 सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.6 मीटर आ जाएगा। तो आफ्टर 12 सेकंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 3 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 2.4। तो ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, आप लेट आफ्टर 12 सेकंड फ्लाइट moves from point
C to D। तो ये मान के चल रहे, तो फ्लाई अगर यहाँ से C से D पॉइंट पे आ जाती है तो ये स्ट्रिंग ऐसे हो गई, ठीक है, C to D। एंड स्ट्रिंग लेंथ इक्वल टू 2.4। अब ये 2.4 हो गई, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी, डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। इफ we want to find distance between Nazima and Fly, first we find distance between tip of rod and fly is equal to BD और ब्रैकेट में लिख देना आफ्टर 12 सेकेंड के बाद जो फ्लाई और इसके टिप का डिस्टेंस हो जाएगा, टिप तो यही रहेगी रोड की, तो ये डिस्टेंस हमें निकालना है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये डिस्टेंस 2.4 है, ये 1.8 है, हमें पता है इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ये 1.8 मीटर है, ये 2.4 मीटर है। तो इसका डीबी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर। उसके बाद जब ये करेंगे तो फिर इसकी लेंथ हमें पता है 2.4 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB, हमें पता 1.8 का स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर से मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, जिसने नोट नहीं किया वो फटाफट से नोट कर लो। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना और इधर लेके जाना है इसको। तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा ये 576, निकाल चुके हैं पहले, तो ये 5.76 हो जाएगा। 8 का हम निकाल चुके हैं पहले, 1.8 का क्या आ जाता है 3.24 प्लस 3b स्क्वायर। तो अब इसको इधर ले जाएंगे माइनस में, तो 5.76 माइनस 3.24 इक्वल टू DB स्क्वायर, इक्वल टू DB स्क्वायर। इन दोनों में से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 5.2 इक्वल टू DB स्क्वायर। अब DB निकालने के लिए इसको रूट करेंगे, DB स्क्वायर को इसको रूट करेंगे, तो इसको अगर रूट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1.6, इसको रूट करके सोल्व करेंगे तो आएगा 1.6 के समथिंग कुछ, ठीक है, या 1.58 है वो, तो वही आएगा 1.6 के समथिंग कुछ, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद अब क्या करना है, ये DB आ गया, अब यहाँ पे ये लिख लिया 1.6। अब ये डिस्टेंस क्या था, अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस प्लस कर देना हमें, तो ये समथिंग आ रहा है 2.8 के 2.8 और बुक में आंसर है 2.79। तो यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेशन करा है, इस वजह से ये आ रहा था।
अगर इसका एग्जैक्टली करेंगे, अगर इसका रूट निकाल के एग्जैक्टली करने की कोशिश करेंगे 2.25, तो इसमें से आ जाएगा, पहले तो नीचे आ जाएगा 10 × 10, ठीक है। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक तरीके से ये रह जाएगा √2, तो इधर बाहर आ जाएगा 10, इन दोनों में से एक 10 बाहर, उसके अंदर एलसीएम लेंगे तो इनका 2 और 3 बाहर आ जाएगा, और इंटू √7 रह जाएगा, √7 ये रह जाएगा अंदर, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 6 और ये रह जाएगा √7। इनकी क्या, अब यहाँ से कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होगी, तो इसे करने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो dB प्लस ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन, वैसे ये अगर एग्जैक्टली लिखवाऊँ तो ये 1 मिनट एग्जैक्टली लिखवा देता हूँ मैं, ये कुछ ऐसा आएगा 5.8, ठीक है, एग्जैक्टली लिखवा देता हूँ। वैसे मैंने 6 राउंड फिगर करके लिखवाया था, मुझे एग्जैक्टली भी मालूम था, तो बुक के हिसाब से आंसर चाहिए तो ऐसे कर लो, नहीं तो अगर एग्जाम में 6 भी लिख के आते हो तो कोई दिक्कत है नहीं, तो फिर इसको ऐसे ही कर लेते 1.58 प्लस 1.2 इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन नजीमा एंड फ्लाई। तो नजीमा और फ्लाई के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2.578, ठीक है। तो इस तरीके का ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को ही शायद 79 लिख रखा है, 79 लिख रखा है, और एग्जैक्टली आंसर उन्होंने भी थोड़ा राउंड फिगर करा हुआ, तो एग्जैक्टली आंसर ये आ रहा है 5.78, ठीक है। और ठीक है, क्योंकि इसके आगे भी कुछ है वो नंबर बड़ा होगा, ठीक है शायद। तो 2 एक मिनट देखूँ मैं, तो 5 और 2 7, ठीक है, और 1 1 2 और 8 का 8 आ रहा है, ठीक है। तो ये आंसर मेरा आया है, बाकी जो बुक का आंसर है उसके अप्रोक्स में आती है, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर इसको 2.8 भी आ सकता था, वो भी मतलब ठीक ही मानते, इतनी मतलब डीपली कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये भी मतलब ठीक है अप्रोक्सीमेशन। तो अब अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। इसी के साथ अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन करने वाले 7.1 का, चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन। तो अगर वो आपको देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।